स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। विशाल अपना होम टाउन छोड़कर आज काफी दूर जा रहा था अपने घर से, या यूं कहें कि अपने घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। उसके लिए उसके होम टाउन, उसके घर में बचा ही क्या था। आज से 10 साल पहले उसके पिताजी चल बसे। अभी 4 महीने पहले ही उनकी माताजी भी नहीं रही। अब विशाल इस दुनिया में अकेला था। हालांकि रिश्तेदार तो होते हैं कहने के लिए, लेकिन जो माँ बाप होता है वो तो माँ बाप ही होते हैं। उनका प्यार, उन जैसा प्यार कोई और थोड़ा दे सकता है। भाई बहन भी हो तो तब भी चीज मायने रखती है, लेकिन विशाल तो इकलौती औलाद थी अपने माँ बाप की। विशाल को फोन आया था आज। जिस कंपनी में विशाल जॉब करता था उसने प्रमोशन दी थी, और विशाल जो पंजाब का रहने वाला है उसको जाना पड़ना था असम। प्रमोशन भी काफी अच्छी, सैलरी काफी अच्छी इंक्रीज हुई थी। अगर विशाल का परिवार होता तो शायद वो कई दफा सोचता कितनी दूर जाके कैसे रहेगा, लेकिन अब तो उसके पास इस शहर में कुछ था ही नहीं। फिर वो चल देता है असम, बाय एयर जाता है, और फिर उसको सारा गाइड किया जाता है कि उसको जो अपार्टमेंट है, जो उसको घर है, वो मिलेगा कंपनी की तरफ से। और उसको एक थर्ड पार्टी, यानी कि एक जो कंपनी की तरफ से नहीं, थर्ड पार्टी जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। विशाल जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है, उसका स्वागत के लिए उसका जो सर्विसमैन था वो उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वो पहुंचता है तो रिगार्ड किया जाता है विशाल का। विशाल को लेकर जाया जाता है उसके घर। घर को देखकर तो विशाल हक्का बक्का ही रह जाता है। सुंदर वादियों में घर था वो। घर क्या, पूरा का पूरा बंगलो था एक। विशाल को तो बस देखकर बाहर मजा ही आ जाता है कि भाई इस मकान में रहूंगा। विशाल अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तो उसको काफी अच्छा महसूस होता है। जब विशाल अपना सामान वगैरह रखता है तो जो विशाल का नौकर होता है, सर्विसमैन होता है, वो कहता है कि सर मैं फिर अब चल रहा हूँ, मैं कल आऊंगा। जब ये विशाल बात सुनता है तो विशाल हैरान रह जाता है कि कल आऊंगा मतलब क्या यार, तुम इस यहाँ पर नहीं रहोगे? तुम्हारा यहाँ पर कोई वो क्वार्टर नहीं है? तो वो सर्विसमैन कहता है नहीं नहीं सर, हमें हिदायत है कि यहाँ पर हम सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बजे तक ही ड्यूटी कर सकते हैं, उसके बाद हम ड्यूटी कर नहीं सकते। विशाल को ये चीज काफी अजीब लगती है। वो सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला। फिर सोचता है विशाल की 4 महीनों से मैं अकेला ही तो रह रहा हूँ। एक माँ थी, अब वो भी नहीं बची, तो फिर अकेला रहने में मुझे क्या हर्ज है। हालांकि नई जगह, उस चीज का अपना एक डर तो होता ही है, वो भी इतना बड़ा घर। लेकिन विशाल के लिए शायद ऐसी चीजें मायने रखती नहीं थी। वो इतना मजबूत हो चुका था कि वो अकेला रह सकता था। विशाल अब पहले दिन वहां पर आया था, वो बहस करना नहीं चाहता था और कहता चलो ठीक है। तो फिर वो कहता है कि सर सुबह मैं आ जाऊंगा आपको पिक करने के लिए, तो सुबह फिर हम ऑफिस चलेंगे। विशाल कहता है बिल्कुल ठीक बात है। विशाल अब एक चीज नोटिस करता है। वो क्या नोटिस करता है कि जब विशाल यहाँ पर आ रहा था उसको काफी भूख लगी हुई थी, लेकिन वो सोचता है कि मैं खाना पैक करा लेता हूँ और इसके साथ ही खाऊंगा। विशाल उसको उसके हिस्से का खाना दे देता है कि भाई नहीं रुकना तो कोई बात नहीं, जा सकते हो, खाना लेते जाओ अपना। विशाल अपने आगे खाना रखता है, लेकिन उसके खाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति को रास्ते में इतनी भूख लगी थी, वो यहाँ पर आते ही उसकी अचानक से भूख मर गई। और तो और इतनी थकावट के बावजूद विशाल को नींद ही नहीं आ रही थी। विशाल यही सोचता रहता है कि भाई इतनी थकावट में आज तक कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि नींद ना ही हो। मैं तो भाई घोड़े बेचकर सोने वाला इंसान हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि नई जगह पर आया हूँ उसकी वजह से कोई दिक्कत होगी हो, लेकिन फिर भी विशाल को कोई चीज या अटपटी लगती है। एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होती है उस मकान में, लेकिन विशाल उस चीज को दरकिनार करता है। अब सुबह होती है, विशाल तैयार होता है। रात की तो भूख दूर की बात थी, सुबह भी विशाल को कोई भूख लग ही नहीं रही थी। ये चीज उसको और हैरत में डालती है। खैर विशाल अपने सर्विसमैन का इंतजार करता है, और जब वो आता है तो उसके साथ चलता है। अभी मानो कुछ 5-6 किलोमीटर ही तो आगे गया होगा, विशाल को गजब की भूख लगनी शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ ही अभी मानो 4-5 किलोमीटर ही तो गया होगा, जो ऑफिस था उसके घर से कुछ 18 किलोमीटर दूरी पर था। विशाल को तो गजब की भूख लगनी शुरू हो जाती है। विशाल रास्ते में गाड़ी रुकवाता है, कुछ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद विशाल गाड़ी में दोबारा बैठता है
तो जैसे मानो कि जो रात की नींद थी, पता नहीं अचानक से कैसे विशाल को आ गई। उन बाकी 14-15 किलोमीटर का जो रास्ता था, वो विशाल सोते हुए जाता है। अब कितना सो लेता, आधे पौने घंटे में विशाल जब वहां पर पहुंचता है तो उसको तो उठना ही पड़ना था। आज विशाल का ऑफिस में पहला दिन था, लेकिन विशाल की एनर्जी उतनी थी नहीं। सभी उसका वेलकम करते हैं, काफी बड़ी पोस्ट पर गया था, तो जो वो ऑफिस था सभी उसके जूनियर थे। लेकिन विशाल, उसकी आंखों में तो नींद साफ झलक रही थी। सबको लगा होगा कि साहब काफी दूर से आए हैं, शायद वो रात को सही तरीके से सो नहीं पाए, इसलिए कोई बहुत ज्यादा उन्हें परेशान करता नहीं। आज तो सारा दिन विशाल ऑफिस में सोता ही रहता है। जैसे तैसे करके शाम होती है। विशाल को काफी भूख लग रही होती है। अब घर पे उसकी सर्विस जो है वो खाने की लग चुकी थी, कि जो सर्विसमैन था उसने टिफिन वगैरह का अरेंज कर दिया था। अब फिर टिफिन लिया जाता है, विशाल घर पहुंचता है, टिफिन रखता है, तैयार होता है, मतलब चेंज करता है। तो जब उसके सामने खाना विशाल अपने सामने रखता है, तो फिर ना जाने उसकी भूख कहाँ गायब हो गई। विशाल को फिर काफी अजीब महसूस होता है कि भाई इतनी देर से मुझे भूख लगी थी, यहाँ पर आते इस घर में पता नहीं क्या हो गया, मेरी भूख ही गायब हो गई, या पता नहीं क्या चीज है। अब विशाल सोने की कोशिश करता है और फिर वही हाल होता है जो विशाल का कल था। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। विशाल अब काफी हैरान था। क्या उसको कोई शक हो रहा था कि उसके घर में कोई समस्या है, या फिर उसमें कोई समस्या है? लेकिन अगर उसमें कोई समस्या होती तो फिर पंजाब में भी होनी थी। असम में आते ही, खास तौर पर इस घर में आते, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर जाता तो उसको भूख भी लगती थी और नींद भी आती थी। अब ये सिलसिला मानो रोजाना का हो चुका था, और विशाल पहले तो कुछ दिन जब घर पे आता था तो उसकी बिल्कुल भूख प्यास नींद खत्म हो जाती थी, तो विशाल ने फिर खाना भी बाहर ही शुरू कर दिया। अब सोने के लिए विशाल कुछ समय सर्विसमैन को ले जाता था गाड़ी पर बाहर, और गाड़ी में थोड़ी देर अपनी नींद पूरी कर लेता। लेकिन ये कितनी देर तक चलता। विशाल की परफॉर्मेंस भी हिट हो रही थी। उसका शरीर, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके शरीर पर लाखों कट लगे हों जब वो सुबह उठता था। एक रात अचानक से विशाल को कुछ गंदी सी स्मेल आती है। जैसे ही विशाल की आंखें खुलती हैं तो उसको लगता है कि कोई आसपास आग लगी है, क्योंकि आसपास उसको अपने धुआं काफी महसूस हो रहा था। वो जल्दी से उठता है, किचन की तरफ जाता है, खिड़की की तरफ जाता है, लेकिन वो क्या देखता है कि बाहर तो काफी बारिश पड़ रही थी। अब बारिश में आग लगना तो नामुमकिन है, और ऊपर से ये स्मेल कैसी आ रही है। विशाल इस स्मेल को कहीं ना कहीं रिकॉल कर पा रहा था। ये कैसी स्मेल थी? आज से ठीक 10 साल पहले विशाल मोर्चरी के बाहर खड़ा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था एक डेड बॉडी का, अपने पिता की डेड बॉडी का। जैसे ही वो मोर्चरी के पास, मोर्ग के पास जाता है, वो अपने नाक पर रुमाल रख लेता है। वो बदबू, वो मुर्दों की बदबू, जब वो उस फ्रीजर से निकाला जाता है डेड बॉडी को, वो उस बदबू को सहन नहीं कर पा रहा था। ठीक वैसी ही बदबू विशाल को आज आ रही थी, कि जैसे कोई मुर्दा उसके घर में पड़ा है। लेकिन क्या ऐसा था कोई? क्या इस घर का कोई राज था जो विशाल को नहीं पता था? और ये भूख न लगने का कारण, नींद न आने का कारण शायद यही था। विशाल अब घर में ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं। जैसे तैसे करके वो सारी रात गुजारता है, और अगले दिन वो इसके बारे में अपने सर्विसमैन से बात करता है, जिसका नाम डेविड था। डेविड, यार मुझे कुछ चीजों की समझ नहीं लग रही। डेविड कहता है कि साहब बताइए क्या बात है। वो कहता है कि जब मैं घर में जाता हूँ मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। तो डेविड हंसकर कहता है कि साहब वो कैसे लगेगी, आप तो पहले ही खा लेते हो और गाड़ी में सो जाते हो। तो कहता है यार नहीं, वो तो मैंने अब सोना शुरू किया ना, इसीलिए तो सोना शुरू किया, इसीलिए तो बाहर ही खाना शुरू किया, क्योंकि ना मुझे घर जाते ही भूख लगती है, ना ही मुझे घर जाते ही प्यास लगती है, ना ही नींद आती है। और तो और जो कल हुआ। ये कहते ही विशाल चुप हो जाता है। डेविड कहता है कि साहब क्या हुआ? विशाल कहता है कि यार तू एक काम कर सकता है, मेरे साथ रुकेगा आज? कहता है, डेविड कहता है साहब देखो, आप प्लीज मेरी मजबूरी समझिए, मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया है कि 8 बजे के बाद उस घर में रुकना नहीं। तो विशाल कहता है कि क्या उस घर के बारे में तुम्हें कुछ पता है? डेविड कहता है कि मैं तो अभी यहाँ पर कुछ 3 साल पहले ही आया हूँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो घर ठीक ठाक है, लेकिन इस 3 सालों में घर में कोई रहा नहीं। विशाल के कान खड़े हो जाते हैं कि 3 साल से घर खाली पड़ा था।
डेविड कहता है हाँ, बस आपके आने से हफ्ता पहले ही हमने साफ सफाई कराई थी। तो विशाल कहता है कि कोई चीज तुम्हें ऐसी अजीब सी लगी कि जिससे तुम्हें कुछ महसूस हुआ हो? तो डेविड कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था साहब, बिल्कुल सब ठीक ठाक था। तो विशाल कहता है कि अच्छा, लेकिन डेविड उसकी बात पकड़ चुका था। वो कहता है कि साहब आप कुछ बोलने वाले थे लेकिन आप बिल्कुल चुप हो गए। विशाल कहता है कि नहीं, बस कोई बात थी, पता नहीं यार तू क्या सोचेगा। डेविड कहता है कि साहब अगर आप बात छेड़ ही चुके हैं तो बता दो, शायद कुछ काम की हो। विशाल कहता है कि कल रात को मुझे बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई मुर्दा हो। डेविड कहता है कि साहब पता है आपके घर के पीछे हल्की सी घाटी है, हो सकता है कोई जानवर जूनवर मरा हो। विशाल को ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि हाँ, ये बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कैसा कि वो कुछ ही समय के लिए है, उसके बाद फिर वो बदबू एकदम से खत्म होगी। डेविड के पास भी इस चीज का कोई जवाब था नहीं। शायद आज विशाल को इस चीज का जवाब मिलने वाला था। विशाल पहले की तरह आज भी सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंख तो लग ही नहीं रही थी। कुछ समय बाद फिर से उसको अचानक से वही स्मेल आनी शुरू होती है। विशाल अपने घर की लाइट जलानी शुरू करता है और अचानक से सारे घर की लाइट फ्यूज हो जाती है। ये बड़ी अजीब बात थी। विशाल को बड़ा अजीब महसूस होता है कि लाइट अचानक से पहले फ्लिकर करती हैं सारी और फिर एकदम से फ्यूज हो जाती है। विशाल मोमबत्ती जगाता है और इधर उधर भटकना शुरू करता है, लेकिन विशाल को कुछ महसूस होता है कि जैसे कोई उसके आसपास है। हालांकि फिर भी विशाल इस चीज को अपना वहम समझता है और जाकर दोबारा से सोने की कोशिश करता है। अगले दिन विशाल को डेविड लेने के लिए आता है और विशाल कहता है कि आज मैं छुट्टी करूंगा क्योंकि पता नहीं कल से घर की लाइट खराब हो चुकी है, तो किसी इलेक्ट्रिशियन को भेज दे। डेविड कहता है कि ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। कुछ समय बाद इलेक्ट्रिशियन आ जाता है और विशाल इलेक्ट्रिशियन को कहता है कि भाई करो अपना काम, जो भी ये फ्यूज वगैरह हुआ सारा सेट करो, और मैं जो साइड पे लाउन है ना वहां पर मैं अपना कुछ थोड़ा बहुत देखता हूँ बाग बगीचे का। कुछ देर बाद विशाल को इलेक्ट्रिशियन की आवाज आती है कि सर सर। विशाल को लगता है कि शायद इलेक्ट्रिशियन काफी देर से बुला रहा था। जब विशाल वहां पर जाता है तो इलेक्ट्रिशियन पानी पी रहा होता है। तो इलेक्ट्रिशियन को विशाल कहता है कि हाँ भाई क्या हुआ था, बुला रहे थे मुझे? तो इलेक्ट्रिशियन कहता है नहीं नहीं साहब कोई बात नहीं, बस वो ना मुझे पानी की प्यास लगी थी तो मैडम ने पानी दे दिया। विशाल कहता है मैडम ने पानी दे दिया? कौन सी मैडम? कहता सर वो रसोई में खड़ी थी मैडम। विशाल कहता है रसोई में कौन सी मैडम खड़ी थी? तो इलेक्ट्रिशियन कहता है साहब मुझे तो पता नहीं, मैं पानी पानी की आवाज लगा रहा था तो मैं रसोई के पास खड़ा था तो अचानक एक औरत आई, उन्होंने मुझे पानी दिया और चली गई वापस। अब जब विशाल अंदर जाके देखता है तो अंदर तो कोई था ही नहीं। विशाल को ये चीज काफी अजीब लगती है। पहली बार किसी ने कहा था कि कोई मैडम है जिसने मुझे पानी दिया, या फिर कह सकते हैं कि जिसने ऑब्जर्व किया कि मेरे सिवा घर पे कोई और भी है, लेकिन विशाल के सिवा घर पे कोई और था ही नहीं। इस चीज का विशाल को जवाब शायद आज मिलने वाला था। इलेक्ट्रिशियन कहता है कि मेरे हिसाब से तो शायद लाइट थोड़ी सी कम ज्यादा ही होगी, उसकी वजह से जो चीजें हैं वो फ्यूज हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्यूज था वो उड़ा, मैंने सेट कर दिया और मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा देख लिया। फ्यूज थोड़ा सा कमजोर था तो मैंने अच्छे तरीके से नया फिट कर दिया, अब नहीं जाएगी लाइट। लेकिन इलेक्ट्रिशियन जाते जाते एक सवाल तो छोड़ ही गया था कि वो औरत थी कौन? क्या वो आसपास से थी? मेरे घर पे वो क्या कर रही थी और उसको कैसे पता था कि पानी कहाँ पे पड़ा है? खैर अब विशाल इन बातों पर ज्यादा लोड नहीं देता और हर रोज की तरह रात को सोने के लिए फिर तैयार होता है। आज फिर बारिश काफी तेज पड़ रही थी। विशाल अमूमन लाइट्स को ऑन करके ही सोता था। अचानक आज विशाल सोने की कोशिश जब कर रहा था, उसको नींद तो आ नहीं रही थी, तो फिर वो किताब पढ़ना शुरू करता है और फिर से लाइट्स फ्लिकर होती हैं और लाइट्स बंद। विशाल को काफी गुस्सा आता है उस इलेक्ट्रिशियन पर, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिशियन ने भरोसा दिया था कि लाइट्स बंद नहीं होगी। लेकिन अब विशाल कर भी क्या सकता था इस समय? वो फिर से मोमबत्ती जलाता है, लेकिन इस बार वो मोमबत्ती विशाल को किसी और जगह लेके जाने वाली थी। जैसे ही विशाल मोमबत्ती जलाता है और उसको लगता है कि बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है, विशाल धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाना शुरू करता है। लेकिन वो क्या देखता है, अरे ये सीढ़ियां,
इन सीढ़ियों की तरफ तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं, जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। घुमावदार सीढ़ियाँ थी बिल्कुल। वो सीढ़ियाँ की तरफ जाना शुरू करता है, घुमावदार सीढ़ियों की तरफ जाते-जाते अचानक से एक दरवाज़ा आता है। बदबू यहाँ पर तेज़ हो रही थी। आज फिर वो बदबू आ रही थी और यहाँ पर वो बदबू काफ़ी तेज़ थी। विशाल को लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि ये तहखाना है। यहाँ पर लगता है कोई जानवर मरा हुआ। अब विशाल उस दरवाजे को खोलता है, उसके अंदर जाता है। जैसे ही उसके अंदर जाता है तो फिर वो बदबू इतनी तेज़ होती है कि विशाल को तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर एंट्री मिलती है। लेकिन वो जानना चाहता था कि ये तहखाने में आखिर है क्या। वो मोमबत्ती से इस तरफ इधर उधर देखना शुरू करता है। उसको निशान दिखाई देते हैं खून के। एक दीवार पर उसको खून के बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं। विशाल को लगता है कि शायद यहाँ पर किसी जानवर जुनवर को मारा गया होगा, लेकिन उसकी बदबू आज तक कैसे हो सकती है? हालांकि ये बदबू किसी इंसान के मरने की होती है। क्या ये तहखाना कुछ राज छुपा कर बैठा हुआ था? अचानक से विशाल को अपने पीछे से कोई चहलकदमी की आवाज सुनाई देती है। विशाल पीछे मुड़ के देखता है, होता कोई नहीं है। उस रोशनी में विशाल को कोई नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन बिल्कुल उसके कान से एक कुर्राने की आवाज सुनाई देती है किसी औरत की, जैसे वो मदद मांग रही हो। अचानक से विशाल फिर से घूमता है। उसको लगता है कि कोई खेल खेला जा रहा है और यहाँ पर कुछ सेफ है नहीं। यही सोचते सोचते विशाल घूमता है, लेकिन वो क्या देखता है कि एक औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। मोमबत्ती जो विशाल ने पकड़ी हुई थी वो उसको फूंक मारती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। अब विशाल बिल्कुल अंधेरे में था, जहां तक कि जहां पर वो कमरे का दरवाजा था वहां के बाहर से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी। विशाल की तो चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि बकौल उसके कोई और नहीं था और वो जो औरत थी उसके बिल्कुल फेस के बीच में से कट लगा था, यानी कि वो कोई भी जिंदा शख्स तो हो ही नहीं सकती। अब जैसे तैसे करके विशाल कमरे की दरवाजे की तरफ जाता है और घर से बाहर भागता है। तेज बारिश में विशाल बस भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। सुबह होने का इंतजार विशाल को था। आज की रात विशाल के लिए शायद सबसे लंबी रात थी, क्योंकि वो घर के अंदर जा नहीं सकता था और घर के बाहर का माहौल भी कुछ ज्यादा अच्छा था नहीं। खौफनाक बिजली की गर्जन, ऊपर से तेज बारिश, अनजानी जगह, और जो उसका घर था वो भी कोई एस्टैब्लिश कॉलोनी में नहीं था। इक्का दुक्का घर तो थे बस। वहां पर भी विशाल जाना नहीं चाहता था, पहले कभी गया नहीं। बड़ी मुश्किल से सुबह होती है और जब वो सुबह होती है तो विशाल फिर से घर के बाहर आता है, लॉन में बैठ जाता है। उसके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे, लेकिन आज भी अभी भी उसकी उस घर में जाने की हिम्मत तो पड़ ही नहीं रही थी। इवन की सुबह हो चुकी थी। अब वो इंतजार कर रहा होता है डेविड का। जैसे ही डेविड आता है तो डेविड तो पहले उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन विशाल उसका गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ यहाँ पर क्या हुआ था, इस घर में है क्या। लेकिन डेविड तो अनजान था बिल्कुल। विशाल के लाख पूछने के बावजूद भी डेविड कुछ उसको बता नहीं पाता। विशाल अपना सामान पकड़ता है और किसी होटल में जाता है और फिर वो कंपनी वालों से बात करता है कि मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं रेंट पे रह लूंगा लेकिन इस घर में नहीं रहूंगा। विशाल को दूसरी अकोमोडेशन तो दे दी जाती है, लेकिन इस घर की हिस्ट्री थी क्या, इसके बारे में क्या कभी विशाल को पता लगा? विशाल तो पता लगाकर ही रहने वाला था। उसको पता लगा भी कि आज से 15 साल पहले यहाँ पर जो रेंट पर रहते थे उसने अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो उसको खाने को नहीं देता था, बांध के रखता था। उसको लगता था कि उसकी बीवी चुड़ैल है, लेकिन वो थी नहीं शायद। और इससे बड़ा जुर्म क्या था कि जब वो सोने की कोशिश करती तो वो गर्म पानी उस पर फेंक देता। जितना देर वो जी वो तड़ तड़ के जी, और उसके बाद उसने उसी बेसमेंट में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। काफी समय बाद वो पकड़ा गया और ये घर बंद रह गया। कभी कभी जब भी कोई इस घर में आता ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। आज से तकरीबन 3 साल पहले यहाँ पर जो रहने आए थे वो भी 15 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाए, और विशाल ये भी 1 महीने से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका, वो भी अकेला। ये भी विशाल की हिम्मत थी कि वो 1 महीना रुक गया। आज विशाल को इस चीज का जवाब भी मिल चुका था
कि क्यों वहाँ पर उसे भूख नहीं लगती थी, क्यों वहाँ पर उसको नींद नहीं आती थी, क्योंकि जो उस औरत के साथ हुआ, शायद वो चाहती थी कि यहाँ पर रहने वाले के साथ वो जो रह रहा है वो भी ये महसूस करे। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। राजीव, प्रकाश, विनीत और साहिब ये चार दोस्त हैं। चारों कॉलेज में पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं। ना ही सिर्फ ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, बल्कि ये कॉलेज की बाकी एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आमतौर पर इन सबको स्पोर्ट्स के साथ साथ थिएटर का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। इसकी वजह से ही आज ये रात को कॉलेज में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि कोई इनकी रिहर्सल थी जो काफ़ी बची हुई थी, और ये गांव से बिलोंग करते थे, चारों एक ही गांव से बिलोंग करते थे। तो ये कहते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं, बाइक पर जाते हैं और जितनी जल्दी हो सकता है रात को फ्री होकर आ जाएंगे। अब क्या होता है कि मैं तो इस बात में विश्वास करता हूँ कि हमें जिस रास्ते से जाना चाहिए उसी रास्ते से वापस आना चाहिए। हालांकि इनको काम करते करते, अपना थिएटर की रिहर्सल करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो फिर राजीव कहता है कि भाई ऐसा करते हैं कि जाते समय ना, जो वो हाईवे के बिल्कुल साइड में से रास्ता निकलता है ना, वो पता कितना शॉर्टकट पड़ जाता है। कम से कम हमें 10 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, यानी कि हम आराम से 20 मिनट पहले घर पहुंच जाएंगे। दूसरा इनका दोस्त कहता है, प्रकाश, कि भाई हमें इतनी जल्दी है कहाँ। राजीव कहता है कि जल्दी क्यों नहीं भाई, 10 बज चुके हैं, इतना समय हो जाएगा, अगले दिन फिर कॉलेज आना है। लेकिन प्रकाश और राजीव की इस चीज में बहस होने लग पड़ती है। विनीत कहता है कि भाई मेरी बात सुनो, जैसा ये कहता है कर लो यार, रास्ता ही तो है। लेकिन अब साहिब बोल पड़ता है। साहिब कहता है कि यार वो रास्ते की ना मैंने कहानियां बड़ी सुनी है, वहां पर ना पता नहीं चोर लुटेरे बड़े होते हैं। अब जब ये बात विनीत सुनता है तो अपनी जेब निकालता है, जो जेब उसकी खाली होती है, कहता है यार हमसे क्या ले जाएगा, तो ले जाए जो हमसे ले जाना। अब उसकी बात तो बिल्कुल ठीक थी कि उनसे क्या ले जाएगा, लेकिन क्या वहां पर चोर लुटेरे थे? अब जब वोट सारे एक जगह हो जाएं तो फिर मानना तो पड़ेगा, 3 वोट एक जगह थे। अब ये चल पड़ते हैं उस रास्ते की ओर जहां पर अमूमन लोग दिन में भी जाना पसंद नहीं करते थे। ये रात को चल पड़े थे। कभी कभी इन्होंने दिन में वहां से गुजरे थे जब जल्दी होती थी, लेकिन रात के समय में तो वहां पर कोई गुजरता ही नहीं था। अब ये चल पड़ते हैं तो अचानक से इनकी बाइक की ब्रेक, फुल ब्रेक लगती है। ऐसा भी क्या होता है, रास्ते में एक औरत लेटी हुई थी। जैसे ही राजीव और साहिब, जो अलग अलग बाइक चला रहे थे, उनके पीछे बैठे थे विनीत और प्रकाश, वो कहते हैं क्या हुआ? कहता तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो देखो औरत बैठी हुई है। जो औरत थी वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेटी हुई थी। हल्के से उसने जैसे बाजू ऊपर उठाए होते हैं ना कोहनी के बल पर, वैसे उठाए थे। कहता है यार ये मुझे कोई अजीब सी लग रही है। तो साहिब कहता है नहीं यार, ये लगता है कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, देख हल्का हल्का उसका कपड़े लाल भी हुए हैं। अब चारों में फिर से गुत्थम गुत्थी हो चुकी थी। कुछ वोट थे कि हम जाके देखते हैं, और कुछ वोट थे कि नहीं, मैंने तो पहले कहा ही कि गैंग वगैरह का चक्कर ना हो। वो तो सोच रहे थे कि गैंग होगी, हम वहां के उसके पास रुकेंगे तो हमें धर लेंगे। लेकिन फिर अब सलाह बनती है कि ऐसा करते हैं, हम बिल्कुल धीरे से, तुम थोड़ी पीछे रहना, हम बिल्कुल धीरे से इसके पास से गुजरेंगे। अगर हमें लगा कि इसमें कुछ दिक्कत है, बेचारी गिरी पड़ी है, तो हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अगर नहीं तो भगा लेंगे। प्लानिंग के तौर पर ये ऐसा ही करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही राजीव उसके बिल्कुल बाइक उसके पास जाते हैं, उसकी चीख निकल जाती है। वो बाइक भगाता है, बड़ी तेज भगाता है। अचानक से उसके पीछे बैठा प्रकाश देखता है कि वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भागे थे वो? क्योंकि जब राजीव उस औरत की तरफ देखता है, उसकी आंखें थी नहीं, बिल्कुल काली आंखें, और चेहरा भी बिल्कुल अजीब। अब वो औरत उनका जानवरों की तरह पीछा कर रही थी। वो पूरी स्पीड से बाइक भगा रही थी और वो जानवरों की तरह उनके पीछे भाग रही थी और अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, खूंखार आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही वो हाईवे की सड़क पर आते हैं तो वो औरत पीछे कहीं गायब सी हो जाती है। लेकिन वो पीछे और भी छोड़ कर आए थे अपने दोस्तों को वो पीछे छोड़ आए थे। अब उनकी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। करें तो क्या करें? पुलिस को बुलाएं?
या फिर घर वालों को बुलाएं। ये दोनों रो रहे थे क्योंकि इनके दोस्त पीछे छूट चुके थे और शायद वो अब जिंदा भी नहीं थे। लेकिन अचानक से ये देखते हैं कि एक बाइक आ रही होती है हाईवे के दूसरी तरफ से। जैसे जैसे वो बाइक पास आती है तो इनके आंसू सूखने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो इनके दोस्त ही थे। जब ये बाइक खड़ी करते हैं तो आपस में गले मिलकर रोते हैं कि आज बच गए। तो राजीव पूछता है कि भाई तुम दूसरी तरफ क्यों भागे थे? वो कहता है कि भाई भागना क्यों नहीं था, अरे वो जो औरत थी वो तो जानवरों की तरह हमारे पीछे पड़ी थी। राजीव कहता है कि भाई वो तो हमारे पीछे पड़ी थी। अब दोनों इस चीज की बहस करना लग पड़ते हैं कि भाई वो मेरे पीछे पड़ी थी, मेरी बाइक के पीछे पड़ी थी। वहीं दूसरा कहता है कि भाई वो हमारे पीछे पड़ी थी। क्या वो छलावा था जो दोनों को छल रहा था? क्या थी वो औरत? इस चीज का आज तक इनको पता नहीं लगा, लेकिन जो पता लगा है वो ये कि इस रास्ते से कभी भी गुजरना नहीं है, वरना जो औरत इनके पीछे लगी है हो सकता है अगली बार इनको पकड़ ले, और वो भी ऐसी औरत जो इन चारों को अलग अलग दिशा में दिखाई दे रही थी। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा, और एक ऐसा ही किस्सा है जो ये दर्शाता है कि हमें हर चीज पर आंख बंद करके विश्वास कर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि विजय और सतीश के मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब से तरीके का डर था। डर किस चीज का था कि एक चुड़ैल है जो रात के समय में रोती है। उसके बड़े गंदे से बाल हैं, बूढ़ी सी चुड़ैल है, और जब वो गली में से गुजरती है तो सबकी सांसें थम के रह जाती है, सबके होश फाफ्ता हो जाते हैं। कोई भी इतनी हिम्मत करता नहीं है कि अपनी खिड़की से बाहर निकलकर झांके, क्योंकि चुड़ैल अगर देख लेगी तो फिर वो काम तमाम कर ही लेगी। अब सतीश और उसका मित्र इस बात से भली भांति जानते थे इस बात को, लेकिन अब किसी काम से कोई अगर बाहर गया हो तो रात के 2 बजे उसको वापस आना हो तो फिर ये किया जाता था कि घर वालों को फोन किया जाता था। सारे मोहल्ले के कुछ 10-12 लोग इकट्ठे होते थे तो मोड़ पर उनको लेने के लिए आ जाते थे। शायद आज सतीश और उसके दोस्त की किस्मत इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि जब वो पहुंचे अपने मोहल्ले के बाहर और फोन पे फोन कर रहे हैं, फोन कोई उठा नहीं रहा। शायद उनको लगा होगा कि अभी उनके आने का समय नहीं है, शायद वो सो गए, या फिर शायद आज इस सच से पर्दा उठने वाला था। जैसे ही वो अपने मोहल्ले के द्वार पर आते हैं उन्हें एक आकृति दिखाई देती है, ठीक वैसी ही आकृति। इन दोनों के तो दिल बाहर ही आ गए। इनकी टांगे जवाब दे चुकी थी, उनमें से तो मानो जान ही खत्म हो चुकी हो। अजीब से तरीके से हो रही थी वो, अजीब से तरीके से वो औरत रो रही थी। अब वो बस देख रहे थे कि किसी भी हालत में गलती से इनकी नजर, उसकी नजर इन पर ना पड़ जाए। वो औरत जाती है धीरे 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 रोती रोती जाती है, और जो मंदिर था मोहल्ले का साइड पर, उसके बाहर जो पगडंडी है वहां पर बैठती है और रोना शुरू कर देती है सिर नीचे करके। ये तो बिल्कुल छुप छुप के दीवार से लग लग के दूसरी तरफ जाते हैं। एक चीज नोट करते हैं कि चुड़ैल और मंदिर, ये कैसा संयोग, उसको तो मंदिर के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। जब ये सब कुछ होता है तो जैसे तैसे वो घर में पहुंचते हैं। घर पहुंच के भाई अफड़ा तफड़ी मचाते हैं कि भाई फोन नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया, हम तो बड़ी मुश्किल से बचकर आए। रात होती है खत्म, सुबह ये मोहल्ले में सारी चर्चा का विषय बनती है कि वो चुड़ैल मंदिर के बाहर बैठी कैसे, आखिर क्या थी उस चुड़ैल की हकीकत। बहुत जल्दी ही उस चुड़ैल की हकीकत पता लगने वाली थी, क्योंकि जब अगले दिन मोहल्ले में यह बात ज्यादा फैलती है कि चुड़ैल कैसी थी, उसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, तो ये पता लगता है कि 3 मोहल्ले छोड़कर वो औरत थी, कोई चुड़ैल नहीं थी। वो एक बूढ़ी सी औरत थी जिसका कुछ ही महीने पहले इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद तो मानो वो पागल सी हो गई। वो सारे दिन अपने मोहल्ले के आसपास घूमती थी और शायद ये मोहल्ले को पता ही नहीं था उसके बारे में। रात को शायद वो इस मोहल्ले में रोती हुई गुजरती थी और लोगों को ये लगता था कि वो चुड़ैल है, इसलिए तो बेचारी वो मंदिर के बाहर बैठकर रो रही थी। इसलिए हर चीज को गाहे बगाहे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अब ये
मामला, ये किस्सा तब तक हॉरर था, तब तक डरावना था जब तक उसका सच नहीं निकला था। लेकिन जब पता लगा कि वो चुड़ैल नहीं बेचारी, वो तो एक अबला नारी कह सकते हैं, बेचारी दुखी स्त्री जिसका इकलौता बच्चा था वो भी मारा गया, और लोग उसको समझ रहे थे चुड़ैल। अब भाई इस किस्से में मैं क्या कहूँ कि आपको पसंद आया होगा या नहीं आया होगा, जैसा लगे आपको, क्या कह सकता हूँ। अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर, और अगला किस्सा ऐसा किस्सा है कि भाई हमें जो घर वाले संस्कार तो तकरीबन अच्छे ही देते हैं। आम तौर पे जो आज की जनरेशन है वो समझती है कि जो इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं वो हमारा ही है, हम जितनी मर्जी ऊंची बोलें, जितनी मर्जी ऊंची गालियां दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 10-12 लड़के हों, कोई इंसान आसपास से गुजर रहा हो, उसको जितना मर्जी बुरा लगे वो क्या कर लेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि कहीं ये लड़के हम पर हावी ना हो जाए, हमें मारने पीटने ना लग पड़े। लेकिन अगर कोई प्रेत या कोई छलावा उसको बुरा लग जाए तो फिर इन 10-12 लड़कों का हाल क्या करेगा। ऐसा ही हुआ सुमित और उसके दोस्तों के साथ, या यूं कहें सुमित और उसके एक दोस्त के साथ, विपिन। ये 10 लोगों की जोड़ी थी, 10 लोगों का गैंग था। हुल्लड़बाजी करना, आवारागर्दी करना तो बस इनका रोज का काम था। कभी किसी मोहल्ले के बाहर खड़े हो जाना, कभी किसी मोहल्ले के बाहर खड़े हो जाना। फिर इन्होंने ढूंढा एक पेड़, क्योंकि अब लोग कहीं ना कहीं उनसे परेशान होने लग पड़े थे। वो पेड़ काफी बड़ा था और ये काफी समय तक उस पेड़ के नीचे बातें करते रहते, लेकिन तकरीबन तकरीबन 7-7:30 बजे ही उस पेड़ को छोड़कर चले जाते, मतलब अपने अपने घर में या किसी और काम पे चले जाते। आज कुछ अजीब ही हुआ। आज ये रात 10-10:30 बजे तक उस पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, या फिर एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे, बड़ी गलत गालियां, गंदी गालियां। अब एक दूसरे को गालियां निकालते निकालते करते हैं कि भाई अब चलते चलते हम किसी फलां रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, वहां से खाना खाकर हम चलेंगे। तो सभी पकड़ लेते हैं विपिन को। तो विपिन को कहते हैं कि भैया तू खाना खिलाएगा। विपिन कहता है कि मैं तो अपना पर्स लेकर नहीं आया। तो सारे कहते हैं कि भाई तेरे साथ में घर चलेंगे, पर्स उठा अपना और चलते हैं। तो विपिन कहता है कि चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं बाथरूम कर रहा हूँ। कहते जा कर रहा। अब विपिन बाथरूम करने जाता है। जब वो वापिस आता है तो बड़ा सीरियस होता है, किसी से कुछ ज्यादा बात कर नहीं रहा होता। ये बात सुमित को भी काफी अजीब लगती है और बाकी उसके दोस्तों को भी अजीब लगती है, लेकिन उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि देखा ट्रीट की बात की तो बस इसका रंग ही उड़ गया, लेकिन आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ट्रीट तो हम लेकर ही रहेंगे। विपिन फिर भी कोई जवाब नहीं देता और वो जाता है अपने घर। अंदर जाता है और बाहर आता है। बाहर आके वो बड़े गुस्से से इन सबको कहने लग पड़ता है कि तुम सबको शर्म नहीं है क्या? कैसे तुम उस पेड़ के नीचे गालियां निकालते हो? अगर अगली बार तुमने ये किया तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखते ही देखते उसके हाव भाव बदल चुके थे। सारे दोस्त कहते हैं कि भाई नहीं, ट्रीट देनी तो कोई बात नहीं, ऐसा क्या तो धौंस मारा है। इनकी लड़ाई हो जाती है। सभी उसे गालियां निकालते हुए उसको छोड़कर वापिस आ जाते हैं। रास्ते में उन्होंने वहीं से गुजरना था जहां पर वो पेड़ था। और जो गुजरते हैं तो सभी हक्के के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि विपिन तो वहां पर खड़ा हुआ था। वो फोन लगाए जा रहा था सबको, लेकिन उसका फोन मिल नहीं रहा था। अब जब उसके पास जाते हैं तो विपिन उनको गाली निकालता है कि तुम कहाँ पे थे भाई, मैं यहाँ पर बाथरूम करने गया, मेरे देखते देखते तुम सारे गायब हो गए। तो कहता कि भाई हम अभी तेरे साथ समेत तेरे घर पे गए थे और तू हमें लेक्चर देने लग पड़ा कि ऐसा करते हो, गाली निकालते हो, ये करते हो, मैं देख लूंगा, अगर तुमने गाली निकालते हो मैं जान से मार दूंगा, फिर तुम्हें घर छोड़कर आ गए। विपिन कहता भाई मैं बाथरूम करने गया, मुझे कोई फोन आ गया, मैं बात करने लग पड़ा, अब मैं वापिस आया हूँ। जैसे मैं वापिस आया तो तुम में से कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, किसी का फोन तक नहीं लग रहा। अरे भाई सारे छोड़कर चले गए। किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं आ रहा था और उसको भी किसी की बात पर भी विश्वास नहीं आ रहा था। अब जैसे ही ये बात सारे कर रहे थे, इन सबको अचानक से हंसने की आवाज आती है। और सबसे खास बात बताऊं क्या थी? सबके बिल्कुल कान के पास से। जैसे ही ये सुनते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं और भागते हैं। उस दिन के बाद, या यूं कहें कि उस रात के बाद, ये सब अच्छे बच्चे बन चुके हैं। ना ये किसी को तंग करते हैं, ना ही ये कहीं पर जमावड़ा लगाते हैं, ना ही ये गाली गलौज करते हैं। बस रखते हैं अपने काम से मतलब। और विपिन, वो आज भी सुधर तो गया, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन बाकी सबको पता है
कि ऐसा कुछ हुआ था। आपका क्या कहना है कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ये सबका वहम था? अब चलते हैं हम कमेंट सेक्शन की तरफ और जल्दी से 5 मिनट बात करते हैं भाई, क्या कहना है हमारे व्यूअर्स का। तो पहला कमेंट है नारुतो फैन क्लब 5044। ये कहते हैं, ब्रदर प्लीज रिमूव द बैकग्राउंड म्यूजिक, इट्स जस्ट डिस्टर्बिंग द स्टोरी, डजंट फील गुड व्हाइल लिसनिंग टू स्टोरी, प्लीज लव यू, हार्ड वर्क ब्रिंगिंग न्यू वीडियोस एवरी डे। थैंक यू भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात मैंने पहले ही की हुई है कि मुझे ना कोई अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक मिल नहीं रहा। बिल्कुल भी हटा दूंगा ना तो वो ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक है थोड़ा सा डार्क, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर मुझे माफिक बैठा ठीक लगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसको अप्लाई कर सकूं। तो एक बार आप देख लेना प्लीज। और थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया डेली वीडियो अपलोड करने वाले काम को। और अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। ये लिखते हैं हर्ष कुमार जी, और ये कह रहे हैं, सुनील भाई कब बुला रहे हो नेक्स्ट गेस्ट को? हर्ष भाई, अभी पाइपलाइन है काफी बड़ी गेस्ट की, और कुछ वक्त नहीं मिल पा रहा था तो उसकी वजह से शूट नहीं हो पाए। तो थर्ड वीक से, मोस्ट पॉसिबली सॉरी सेकंड वीक से जो रेगुलर वीकली पॉडकास्ट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी कमी पेशी है पूरी कर देगी, वो कमी हो जाएगी पूरी। हर्ष भाई, थैंक यू सो मच लिखने के लिए। तो आई होप आपको जवाब मिल गया आपकी क्वेरी का। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट किए थे जो थे कि जैसे स्टोरीज कितनी लंबी हों, और इसके अलावा मेनली स्टोरीज का था। और तकरीबन सबकी जो डिमांड थी वो ये थी कि 40 मिनट से ज़्यादा की स्टोरी होनी चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि 40 मिनट से ज़्यादा की स्टोरी हो और मल्टीपल स्टोरीज हो। तो अभी जो स्टोरीज हैं वो 2 से 3 है। बहुत लंबी स्टोरी होनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि डेली बेसिस पर भाई जवाब दे जाती है हिम्मत। 2 से ज़्यादा शूट तो हो ही नहीं पाते दिन में, और फिर जो मिस डे होते हैं उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। अब जैसे मैं 3 दिन अवेलेबल नहीं हूँ आज के शूट के बाद, तो मुझे 3 शूट्स पहले ही करने पड़ रहे हैं, फिर 3 दिन का मुश्किल से कवर अप हो पाएगा। फिर स्टोरीज को भी देखना कि भाई कौन कौन सी स्टोरीज को सही तरीके से लाइन करना है, दिक्कत हो जाती है। तो अभी फिलहाल के लिए 40 मिनट की स्टोरीज में 2-3 स्टोरीज कवर हो पाती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरीज की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे इंसेंटिवाइज होता जाएगा काम, तो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, वो भी बढ़ता जाएगा। आप सबकी सपोर्ट है उसकी वजह से ये काम हो रहा है। और स्टोरीज की रफ्तार मैंने कहना बंद कर दिया। तो भाई आप जल्दी से जो स्टोरीज है आपकी चाहते हैं कि आप मुझे बताएं, तो आप ईमेल पर लिख के भेज सकते हैं, और साथ के साथ ही आप कर सकते हैं इंस्टा पे मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या फिर वहां पर भी लिख कर भेज सकते हैं। जो फ्लैश हो रही है मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी, उस पर ये डिटेल है, ये आपको मिल जाएगी स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही जल्दी से मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप का भी हम करेंगे सिस्टम शुरू। मैं पहले उसको एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि किस तरीके से काम करेगा, कि वन गो में हो। मैं नहीं चाहता कि भाई बार बार चेंजेस लाते रहें। सो ये छोटे मोटे चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे आएंगे, और व्यूअरशिप बढ़ रही है, लेकिन एक ना बड़े सेट फॉर्मेट में बढ़ रही है। तो उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो आज की वीडियो है उसको यहीं पे विराम लगाना चाहिए, और जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।